ये कोई छोटा सा गांव था। जिस रास्ते पर मैं चला जा रहा था वो इस गांव के सामने से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता टीले के ऊपर जाता था। मैं गांव में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, चुनाचे टीले वाले रास्ते पर हो लिया। टीले की रेत नरम थी और मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। टीले के ऊपर पहुंचा तो नीचे घूर कर देखा, नीचे एक गहरी खाई थी। मैं वहीं रेत पर बैठ गया। अगर बेध्यानी में नीचे उतरने लगता तो खाई में लुढ़क सकता था। वहीं से पीछे हो गया और टीले से उतर आया। सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। आखिर यही फैसला किया कि जैसे भी हो गांव से कुछ फासले पर रहते हुए आगे निकल जाऊं। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि अपने पीछे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो एक ऊंट बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं उछल कर दूसरी तरफ जा गिरा। ऊंट पर इंसानी हयूला बैठा नजर आया। उसने ऊंट की बागें खींच ली और इब्रानी में पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने हवास को मुज्तमा किया और जरा सा खांस कर बोला, मेरा नाम जेरोम है, रास्ता भूल गया हूँ। सहरा में ये कौन सा गाँव है? रोशनी देख कर उधर जा रहा था। वो आदमी ऊंट को बढ़ाकर जरा आगे आया और बोला, मेरा घर इसी गांव में है। मेरा नाम इश्कुल है। मेरा यहाँ इंजीर का बाग है। तुम आज रात मेरे मेहमान हो, आओ मेरे साथ। पहले तो ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाऊं, फिर सोचा कि भागने से उसे शक पड़ जाएगा और हो सकता है कि उसके पास असलहा भी हो और ये पीछे से फायर कर दे तो क्या मैं उसे गोली से उड़ा दूं। ये भी अच्छा न लगा कि एक आदमी मुझे अपना मेहमान बना रहा था और मैं उसे यूं ही हलाक कर दूं। उस वक्त मुझे बहुत सी मालूमात हासिल करने की भी जरूरत थी। ये आदमी मुझे कम से कम ये जरूर बता सकता था कि ये इलाका कौन सा है और उसके आगे शहर कौन सा है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसी के ऊंट के साथ साथ नीचे नशेबी गांव की तरफ चलने लगा। लेकिन मेरा एक हाथ जेब के अंदर पिस्तौल पर मजबूती से जमा था। उस आदमी की दाढ़ी थी, उसकी आवाज मजबूत थी, उम्र 40 के करीब लगती थी। उसने इसराइली काश्तकारों जैसा लिबास पहन रखा था। सर पर इसराइली खास टोपी थी। मेरी दाढ़ी जो फ्रेंच कट थी अब अपनी हदूद से बढ़ गई थी। मैं बड़ी रवानी से इब्रानी बोल लेता था। वो मुझसे बातें भी किए जा रहा था। कह रहा था कि तुम खुशकिस्मत हो जो इधर निकले, वरना सहरा में भटका हुआ आदमी कभी जिंदा वापस नहीं आता। लालटेन वाले मकान के अहाते में पहुंचकर वो ऊंट से उतर आया। अब उसने दोनों हाथों से खालिस यहूदियों के अंदाज में मुझसे मुआनिका किया और किसी औरत को आवाज दी, रूथ देखो मेहमान आया है, अंजीर का मशरूब और रोटी ले आओ। हम लालटेन की रोशनी में कच्चे मकान के आंगन में लकड़ी की बोसीदा मेज के आमने सामने बेंच पर बैठ गए। रोशनी में उसका चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था। काली दाढ़ी घनी थी, आंखों में उकाबी रोशनी थी। उसने कांधे से स्याह कंबल उतार कर बेंच पर रख दिया और मेरी फटी हुई कमीज की तरफ इशारा करके कहने लगा, लगता है तुम्हें सहरा में रास्ता भूले कई रोज हो गए हैं। मैंने जूते उतार कर एक तरफ कर दिए और अपने थके हुए पाँव को हाथों से सहलाते हुए बोला, मैं 3 रोज से इस वीराने में भटक रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। जंगली खजूरें खाकर गुजारा करता रहा। पीछे एक नखलिस्तान में सारा दिन पड़ा रहा क्योंकि वहां पानी था। इश्कोल अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए मुस्कुराया और मेज पर हाथ रखकर बोला, जेरोम तुम नौजवान हो मगर सहरा जालिम है। वो ना बूढ़ा देखता है न जवान। पानी के बगैर तो 3 दिन के बाद सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकता है। उसने एक बार फिर रूथ को आवाज दी। कोठरी के अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ गई चचा। इश्कोल बोला, रूथ मेरी भतीजी है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। एक बड़ा भाई सावल है, वो भी मेरे साथ ही रहता है, खेती बाड़ी में हाथ बटाता है। फिर पलट कर सवाल किया, तुमने ये नहीं बताया कि तुम सहरा में रास्ता कैसे भूल गए? क्या तुम अकेले हो? मैंने एक फर्जी कहानी पहले ही से जहन में तैयार कर रखी थी। मैंने उसे बड़े आतमाद के साथ सरसरी अंदाज में बताया कि मैं यरूशलेम से अपने एक दोस्त के पास उसके कस्बे में आया था। शाम को अकेला ही सैर को निकल खड़ा हुआ और रास्ता भूल गया। उसने कस्बे का नाम पूछा तो मैं बौखला सा गया क्योंकि कस्बे का फर्जी नाम मैंने सोचा नहीं था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, मुझे याद नहीं रहा। दरअसल मैं उस इलाके में पहली बार आया हूँ। यरूशलेम में मेरा फर्नीचर का कारोबार है। इश्कोल ने फजा में हाथ झटक दिया और बोला, ठीक है ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से अगले गांव पहुँचा देंगे। वहाँ से जेरिको की तरफ बसें चलती हैं। तुम जेरिको पहुंचकर दूसरी बस लेकर यरूशलेम पहुंच जाना। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और एक दराज कद लड़की हाथ में चंगेर और ताम चीनी की रकाबियां लिए बाहर आई। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर बिखरी स्याह जुल्फों को साफ नुमाया कर रही थी। उसने सर को हल्के से झटक कर माथे पर आए हुए बाल पीछे किए और मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, चचा ये तो कोई नौजवान शहरी है। इश्कोल जरा सा हंसा। रूथ के हाथ से चंगेर और रकाबियां थाम कर बोला, इसका नाम जेरोम है। यरूशलेम में इसकी फर्नीचर की दुकान है। ये सहरा में भटक गया था। खुशकिस्मत है कि मुझे मिल गया। अरे अंजीर का मशरूब कहाँ है?
रूथ ने गर्दन एक तरफ ढलका ली और बोली, चचा क्या मशरूब जरूरी है? इश्कोल ने दोनों हाथ मेज पर जमाए और सर को पीछे की तरफ करके आसमान पर चमकते सितारों को देखा और बोला, ये सितारे मेरे दोस्त हैं। इससे पहले कि ये आसमान से नीचे टपक पड़े, मैं अंजीर के मशरूब से अपने मेहमान की खातिरदारी करना चाहता हूँ। रूथ हंसकर बोली, मेहमान की या अपनी चचा? और भागकर अंदर चली गई। उसने देहात की इस्राएली लड़कियों जैसा लिबास पहन रखा था। इश्कोल ने आवाज दी, रूथ सावल अगर सो गया है तो उसकी चप्पल ले आओ, मेहमान के जूते फट गए हैं। मैंने जल्दी से कहा, चचा इसकी जरूरत नहीं है, मैं इनकी मुरम्मत करवा लूंगा। इश्कोल ने चंगेर में से मकई की एक रोटी और खुश्क गोश्त का एक टुकड़ा और थोड़े से अंगूर निकाल कर रकाबी में डाले और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, मेहमान की खातिरदारी हमारा फर्ज है। सावल मेरा भतीजा है, उसकी चप्पल तुम्हारे पाँव में पूरी उतरेगी। उसका कद काठ बिल्कुल तुम्हारे जितना है। मैं खामोश हो गया। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरी जेब में था। ये एक मशकूक असलहा था। उसकी वजह से मेरे मेजबान को मुझ पर शक हो सकता था, क्योंकि आम हालात में कोई आदमी पिस्तौल के आगे साइलेंसर नहीं लगाता। मैंने फैसला किया कि मौका पाते ही साइलेंसर निकाल कर फेंक दूंगा। फिर सोचा कि साइलेंसर बहुत काम दे सकता है। मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था, दुश्मन के मुल्क में था और किसी भी वक्त मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। रूथ ने मशरूब लाकर मेज पर रख दिया। मकई की रोटी और गोश्त के टुकड़े देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं रोटी खाने लगा। इश्कोल ने मुझे मशरूब पेश किया। मैंने इंतहाई इंकिसार से माजरत पेश कर दी। उसने मुझे मजबूर न किया। रूथ मेरे लिए रेत में दबे हुए मटके में से ठंडा पानी ले आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ग्लास ले लिया। वो मुस्कुरा दी। लालटेन की रोशनी में वो बड़ी पुरस्कार लग रही थी। उसने अपने चचा को बताया कि उसका भाई सावल सो गया है और उसकी चप्पल नहीं मिल रही। इश्कोल ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, मेरे मेहमान के लिए चप्पल लाओ, मेरी चप्पल ले आओ। रूथ ने आहिस्ता से नाराजगी का इजहार करते हुए सर को झटका और अंदर चली गई। दोबारा वापस आई तो उसके हाथ में चमड़े की चप्पल थी। उसने चप्पल मेरे पास लाकर रख दी। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। वो जमाई लेती कोठरी की तरफ चली तो इश्कोल ने कहा, मेहमान के लिए साहिबान के नीचे बिस्तर लगा दो और मेरा कंबल भी डाल देना। फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, रात को सहरा में सर्दी हो जाती है। वो खाने के दौरान इधर उधर की बातें करता रहा। कभी यरूशलेम के बारे में पूछता कि अब उस शहर की कितनी आबादी हो गई है। कभी कहता कि मैं दोबारा यरूशलेम गया हूँ। एक बार नफरत से सर झुकाकर कहने लगा, यरूशलेम में फलस्तीनी अरब मुसलमानों का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम देख लेना, हम एक न एक दिन उन सबको उर्दन में धकेल देंगे। हमें 4000 साल बाद वतन नसीब हुआ है। फिर एकदम से उसने सवाल किया, जेरोम तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारा इब्रानी लहजा यरूशलेम के यहूदियों का नहीं है। मैं अंदर से घबराया मगर ऊपर से बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, मेरी पैदाइश इंग्लिस्तान में हुई थी। 11 जमातें मैंने वहीं पास की। मेरे बाप की वहाँ एक ग्रोसरी शॉप थी। रूथ ने कोठरी के दरवाजे के पहलू में जो साइबान सा बना हुआ था और जहां सूखी घास के गट्ठे पड़े थे, स्याह रंग का एक कंबल वहां रख दिया और बोली, चचा तुम्हारे मेहमान के लिए बिस्तर लगा दिया है। वो अंदर चली गई। उसका चचा मूड में था। खुदा जाने किस सदी की बातें सुना रहा था। कभी फलस्तीनी अरबों को कोसना शुरू कर देता, कभी उर्दन के शाह को बुरा भला कहता। मैं सोच रहा था कि यहाँ मुझे बेसुध होकर सोना चाहिए या नहीं, कहीं किसी आफत में तो नहीं फंस जाऊंगा। उस वक्त कहीं जा भी नहीं सकता था। बातों ही बातों में मैंने स्कूल से ये मालूम कर लिया कि जेरिको वहां से कितनी दूर है और वहां से यरूशलेम को बसें किस वक्त निकलती हैं। अगरचे उसने पेशकश की थी कि वो मुझे खुद अगले कस्बे में छोड़ आएगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। इसी उधेड़बुन में मुझे भी नींद आने लगी। स्कूल भी अब बातें करते करते थक गया था और उसका सर बार बार एक तरफ को ढलक जाता। मैंने उसे कहा कि वो अब सो जाए। इश्कुल उठा और शब बखैर कहते हुए लड़खड़ाता कोठरी में चला गया। लालटेन उसी तरह लकड़ी के खंबे के साथ लटक रही थी। मैंने उसकी बत्ती नीचे कर दी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और शबनम गिरने लगी थी। मैं साइबान के नीचे खुश्क घास पर बिछे हुए बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ख्याल अपने मिशन की नाकामी की तरफ चला जाता। इसराइली इंटेलिजेंस भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुई थी। उन्होंने अपने एटमी मिसाइलों को फायर होने और अपने शहरों को भी एटमी तबाही से बचा लिया था, लेकिन वो मुझे गिरफ्तार न कर सके थे। मुझे अब भी हैरत हो रही थी कि उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की मुझे दिखाई उसकी शक्ल हूबहू असली लड़की से मिलती थी। सिर्फ करीब जाने पर यह भेद खुला कि ये यहूदी लड़की है जिसने पाकिस्तानी लड़की का हुलिया बना रखा है या उसका मास्क चढ़ाया हुआ था। मुझे अपने साथी फलस्तीनी कमांडोज नंबर 2 और नंबर 3 के शहीद हो जाने का बड़ा अफसोस था। सवाल ये था कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जाहिर है कि मैं पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी को हासिल किए बगैर वापस मिस्र नहीं जाना चाहता था। ये मेरी शिकस्त थी जो मुझे किसी सूरत में भी गवारा नहीं थी। पहले मैंने यही सोचा था कि उर्दन की सरहद पार करके वहां से मिस्र चला जाऊंगा, मगर जब जरा सुकून मुयस्सर आया और पेट में खाना गया तो नए अज़ाइम बेदार हो गए। अब मैंने यही फैसला किया कि जहां से जेरिको जाऊंगा और वहां से
यरूशलेम की बस पकड़कर अपनी दोस्त और हमदर्द नादिया के पास जाकर सारा माजरा सुनाऊंगा और उसके मशवरे के बाद कोई अगला प्रोग्राम मुरतब करूंगा। पाकिस्तानी खातून को मुझे बहरहाल इसराइली ब्लैकमेल से बचाना था। मेरे इरादों में एक नई ताकत आ गई। मैंने पिस्तौल जेब में ही रहने दिया और बिस्तर पर इस तरह नीम दराज हो गया कि मेरा सर मेरे बाजू के पीछे था और मेरी निगाहें कोठरी के अध खुले दरवाजे को बराबर देख रही थी। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी उसकी सुइयां रात के 9 बजा रही थी। सहरा की रात बेहद खामोश थी। ऐसा गहरा सुकूत तारी था कि मुझे कानों में साए साए की आवाज सुनाई देती। मैंने लालटेन की लौ कुछ ज्यादा ही नीची कर दी थी। वो 3 बार भड़की और फिर लालटेन बुझ गई। अंधेरे ने सहराई रेत में सितारों की चमक को और ज्यादा नुमाया कर दिया। एक इंसानी साया कोठरी के अध खुले दरवाजे में से निकला। जब वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एकदम से उठा। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल कर हाथ में यूं पकड़ लिया कि नजर नहीं आता था। अभी ये साया मुझसे 7-8 कदम के फासले पर ही था कि मैंने उसे पहचान लिया। ये रूथ थी। उसने अपने आप को स्याह चादर में ढांप रखा था, लेकिन अपनी नागन जैसी चाल को न छुपा सकी थी। जिस साइबान के नीचे मैं बैठा था उसके करीब आकर उसने पलट कर एक निगाह पीछे डाली और फिर छलांग लगाकर मेरे करीब आ गई। जेरोम, मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। उसने एक बाजू मेरे कांधे पर रख दिया। अजीब बात थी, उसके लिबास से अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आ रही थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ नीचे किया और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? साथ ही मैंने पिस्तौल वाला हाथ पतलून की जेब में कर लिया। रूथ ने सरगोशी की, मुझे यरूशलेम ले चलो। मैं इस शराबी चचा के पास नहीं रहना चाहती। मेरा भाई सावल भी चचा की तरफदारी करता है। ये लोग मेरा ब्याह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो उम्र में मुझसे 40 साल बड़ा है। जेरोम, तुम मुझे यरूशलेम ले चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे यरूशलेम नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं। उसने तड़प कर चेहरा पीछे किया और बोली, मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मैं इस बुढ़े से ब्याह नहीं करना चाहती। कोठरी में से इश्कोल के जोर जोर से खांसने की आवाज आने लगी। रूथ बिल्ली की तरह उठकर कोठरी की तरफ भाग गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रूथ अभी मेरे पास आई थी। सहराई रात फिर सन्नाटे में गोताजन हो गई। न कोई आवाज थी, न कोई सरगोशी थी। अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही थी। जिंदा जिस्म की खुशबू अदम की तरफ जा रही थी। फजा में ठंड थी। मैं सूखी घास पर सिमटा हुआ लेटा था। मोटी काली चादर मेरे जिस्म पर थी। गैर शऊरी तौर पर मेरे दिल ने होश का दामन छोड़ दिया और मैंने अपने आप को नींद के हवाले कर दिया। नींद की लहरों पर हिचकोले खाता मैं एक जंगल में निकल आया जहां बांस के हरे भरे झुंड थे। गहरी घाटियां और खड्ड नाले थे जिनके जंग आलूद पत्थरों से पानी टकरा कर आगे बह रहा था। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। उसने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। ये सिद्धा थी। मैं उसके वजूद से बाखबर था। सांप बेटा उसकी गर्दन में लटक रहा था। किसी वक्त वो अपनी केसरी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा देती। वो मुझे एक मरतूब खो में ले गई जिसकी दीवारों से पानी टपक रहा था। हम एक जगह बैठ गए। मैंने आंखें बंद करके अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मुझे सिद्धा के सांप की धीमी फुनकार से मिलता जुलता सांस सुनाई दे रहा था, जैसे कोई सांप अपनी नागिन के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। फिर मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे दूर कोई ट्रक गुजर रहा हो। मैंने आंखें बंद रखी। ट्रक की आवाज करीब आ रही थी। सिद्धा की फुनकार बुलंद हुई। मैंने आंखें खोल दी। सिद्धा की केसरी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर लीं। ट्रक की आवाज करीब से करीब तर आ गई। मुझे अपना वजूद फजा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। सिद्धा भी मेरे साथ फजा में परवाज कर रही थी। ट्रक की आवाज अब खुदा जाने कहां गायब हो गई थी। सिद्धा मुझे साथ लेकर समंदर के वस्त में एक चट्टान पर उतर आई। पत्थर का जीना लहराता हुआ चट्टान की चोटी तक चला गया था। सिद्धा ने हाथ उठाकर चोटी की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा स्याह पत्थर की मूर्ति की तरह साकित था। मुझे महसूस हुआ कि वो जो कुछ मुझे बताना चाहती है उसे पहले ही से जानता हूँ। सिद्धा की कलाई से लिपटा हुआ सांप भी अपना फन उठाए चट्टान की चोटी को तक रहा था। सिद्धा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम चट्टान का जीना चढ़ने लगे। चट्टान की चोटी पर पहुंचकर मैंने नीचे देखा। हमारे नीचे स्याह घने बादल ही बादल थे। इन बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। बादलों में गरज नहीं थी। फिर उन स्याह घटाओं में से एक शेर निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। उसके दोनों अगले बाजू परों की तरह थे और वो नीचे से उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। मैं भागना चाहता था मगर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। सिद्धा ने मुझे जोर से झंझोड़ा। मेरी आंख खुल गई। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पांव पर ठोकर मारी गई तो मैं होश में आ गया। उठो, तुम हिरासत में हो। मेरा जहन सनसनाने लगा। 4 इसराइली फौजी स्टेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। उनका ट्रक मकान के आंगन में मौजूद था। उनके करीब ही इश्कोल, सावल और रूथ सहमी हुई खड़ी थी। सहराई आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। ये सुबह मेरी जिंदगी की तारीक रात का आगाज था। मेरी तलाशी ली गई। पिस्तौल उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और मेरे हाथ पीछे बांध कर ट्रक की तरफ चलने का हुक्म दिया। मुझे उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आलूओं की बोरी फेंकी जाती है। मेरे हाथ रस्सी से पीछे बंधे थे। मैं मुंह के बल ट्रक के अंदर गिरा। मेरा माथा लकड़ी के एक बक्स से टकराया और खून बहने लगा। इसराइली फौजी छलांगे लगाकर ट्रक में घुस आए और ट्रक के पीछे तरपाल गिरा दी, जिससे अंदर अंधेरा हो गया। ट्रक तेजी से पीछे मुड़ा, फिर घूमा और संगलाख सहरा में किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। यह सब कुछ आने वाहिद हो गया था और मैं अभी तक भौचंका सा था। अभी चंद लम्हे पहले ही मैं ख्वाब में सिधा के साथ हसीन जंगल के दिलफरेब माहौल में सफर कर रहा था। उसका बाजू मेरे कांधे पर और मुझे उसकी सहर तराज सांस की आवाज आ रही थी कि दूसरे लम्हे में इसराइली फौजी ट्रक में इस तरह औंधा पड़ा था कि मेरे दाएं बाएं 3 संतरी स्टेन गन्ने ताने बैठे थे। मेरी तलाशी लेकर उन्होंने मेरे पिस्तौल, जहरीले कैप्सूल और $20 की रकम को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरे पास सिवाय मेरे नाकाबिले शिकस्त अज़्म के और कुछ नहीं था। लेकिन मैं उस हैबतनाक हकीकत से बेखबर था कि जहां मुझे ले जाया जा रहा है वो मेरे नाकाबिले शिकस्त इरादों और अज़्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उस वक्त कुदरती तौर पर मैं यही सोच रहा था कि उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और ये किसी फौजी कैंप में ले जाकर मुझसे पूछगिछ करेंगे। रोंगटे खड़ी कर देने वाली अजियतें दी जाएंगी, शदीद ज़दोकोब करेंगे। मैं बार बार बेहोश हूँगा, वो बार बार होश में लाएंगे और तशद्दुद और अजियत का सिलसिला अस्सर नौ शुरू कर देंगे। वो मुझसे इसराइल में बरसरे पैकार मेरे दूसरे जासूस साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं उन्हें डॉक्टर इकाद और नादिया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और वो मेरे नाखून उतार देंगे, मेरी हथेलियों में कील ठोंकेंगे। ट्रक अपनी मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। ये खदशा भी था कि मिलिट्री चेक पोस्ट को ग्रेनेड से उड़ाकर मैं जिन इसराइली संतरियों को मौत के घाट उतार आया हूँ उनका बदला भी मुझसे बराबर लिया जाएगा और मुझे उसी तरह हलाक किया जाएगा कि जान एक एक सांस करके निकले। ट्रक में अब मुझे इसराइली संतरियों के चेहरे नजर आने लगे थे। ये तीनों संतरी नौजवान यहूदी थे। उनकी स्टेन गन्नों की नालियों का रुख मेरी तरफ था और वो सिगरेट पी रहे थे। एक संतरी ने अपना भारी फौजी जूतों वाला पांव मेरी पीठ पर रखा हुआ था। मेरे माथे से खून बह रहा था। वो अब जख्म पर जम गया था। जख्म दर्द कर रहा था। यहूदी फौजी चुप थे। वो आपस में भी कोई बात नहीं कर रहे थे। ट्रक संगलाख वीराने में नाहमवार रास्ते पर हिचकोले खाता जा रहा था। धूप निकल आई थी जिसकी वजह से ट्रक के अंदर गर्मी हो रही थी। एक फौजी ने अपने पीछे तरपाल की एक छोटी सी खिड़की से कपड़ा हटा दिया। ट्रक में हवा की आमदोरफ्त शुरू हो गई जिससे गर्मी में कदरे कमी हुई। मुझे अपने ऊपर उस जानवर का गुमान हो रहा था जिसको ये इसराइली फौजी शिकार करके ले जा रहे हों। मैं उनका शिकार ही था। खुदा जाने मेरे बारे में किसी ने मुखबरी की थी या ये लोग खुद ही मेरी तलाश में उतर निकल आए थे। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल अब मैं उनके कब्जे में था और मुझ पर जिस्मानी अजियत का लामुतनाही सिलसिला शुरू होने वाला था। फौजी ट्रक न जाने कितनी देर तक चलता रहा। मेरी घड़ी भी उन्होंने उतार ली थी। कुछ मालूम नहीं था कि वक्त क्या हुआ है। एक जगह पहुंचकर ट्रक ने नीम दायरे में एक चक्कर लगाया और रुक गया। ट्रक के पीछे गिरी हुई तरपाल का पर्दा उठा दिया गया। फौजी बाहर कूद गए। मैं सीधा होकर ट्रक के फर्श पर लकड़ी के बक्स का सहारा लेकर बैठ गया। बाहर मुझे जो कुछ नजर आ रहा था वो कुछ खैमे थे जिनके आगे 2 फौजी गाड़ियां थीं। एक इसराइली फौजी ट्रक के बाहर स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मुझे फौजियों की आवाजें सुनाई दी। एक फौजी ट्रक की तरफ जल्दी आने का कह रहा था। फिर मुझे लोहे की जंजीरों के एक दूसरे से टकराने की आवाजें सुनाई दी। 2 नई शक्ल वाले फौजी ट्रक में घुस आए। उनमें से एक ने हथकड़ी और बेड़ियां उठा रखी थी। मुझे बैठा देखकर एक ने मेरे घुटनों पर जोर से ठोकर मारी और गाली देकर कहा, टांगे सीधी करो। मैंने खामोशी से उसके हुक्म की तामील कर दी। मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी गईं। ये लोहे के 2 कड़े थे जो एक जंजीर के साथ आपस में बंधे थे। मेरे हाथों की रस्सी खोलकर हथकड़ी डाल दी गई। उन्होंने मुझ पर इतना कर्म जरूर किया था कि मेरे हाथों को पुश्त पर नहीं बांधा। मेरे दोनों हाथ मेरे पेट के साथ लगे थे। यहाँ संतरियों की गार्ड तब्दील हो गई। ट्रक की तरपाल गिरा दी गई। उसका इंजन गड़गड़ाया और ट्रक एक चक्कर काटकर एक बार फिर आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद ट्रक दोबारा एक मकाम पर रुक गया जहां मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी गई। फिर मुझे ट्रक से उतारकर सीधा चलने को कहा गया। जमीन सख्त थी। लगता था कि पत्थरों को जोड़कर फर्श बनाया गया है। एक जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के मुसलसल चलने की आवाज आ रही थी। पाँव में बेड़ियों की वजह से मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह कदम कदम चल रहा था जो चलना सीख रहा हो। बेड़ियों का लोहा मेरे टखनों से टकराकर दर्द कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। किसी ने पीछे से मेरे शाने पर राइफल का दस्ता मारा और गाली देकर कहा, तेज चलो। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली और धक्का देकर आगे चलाने लगा। आगे जीना था। मैं गिर पड़ा। मुझे ठोकर मारकर उठने का हुक्म मिला। हाथों में हथकड़ी लगी होने की वजह से मैं आसानी से उठ न सका। आगे बरामदस आ गया था। मुझे एक जगह धकेल दिया गया।
फिर मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई थी। मैंने देखा कि मैं एक बोसीदा और नीम तारीख कोठरी में हूँ, जिसकी छत की कड़ियां मेरे सर से चंद इंच ही ऊंची होंगी। मेरे सामने एक बड़ी बड़ी मूंछों और हलाकू खान की शक्ल वाला गंजा यहूदी हाथ में टीन का एक डिब्बा लिए खड़ा था। उसने डिब्बा फर्श पर रखा और मेरी हथकड़ी खोल कर गुर्राया, यहाँ फारिग हो लो। वो बाहर चला गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। अब मैंने नीम तारीख कोठरी का जायजा लिया। कोने में एक कमोड पड़ा था, पानी की बाल्टी भी पास ही रखी थी। टीन का जो डिब्बा गंजा यहूदी दे गया था, उसमें मुट्ठी भर उबले हुए चावल पड़े थे, जिनमें से बू आ रही थी। मुझे सख्त भूख और प्यास लगी थी। खुदा जाने उसके बाद ये बासी चावल भी कब नसीब हों। ये सोचकर वो चावल जहर मार किए, बाल्टी से पानी पिया और वहीं दीवार का सहारा लेकर नंगे फर्श पर बैठ गया। करीबन आध घंटे बाद वही गंजा यहूदी फौजी दोबारा कोठरी में आया, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और कोठरी से निकाल कर बाहर ले गया। पट्टी स्याह कपड़े की थी और कुछ इस तरह से कसकर बांधी गई थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे हथकड़ी लगा दी गई थी। यहाँ से मुझे एक बार फिर ट्रक में धकेल दिया गया। ये ट्रक यहाँ से रवाना हुआ तो एहसास हुआ कि वो संगलाख ना हमवार सड़क की बजाय किसी हमवार सड़क पर चला जा रहा है। शायद हाईवे थी और मुझे तिल अबीब ले जाया जा रहा था। बाकी का सारा दिन ट्रक सड़क पर तेज रफ्तारी से चलता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।